बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश क्वार्टर 3 ए प्लस सीरीज़ का ये क्वार्टर 3 है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर डू यू थिंक जर्मनी वांट्स टू फाइट अनदर वॉर? इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है। आउट ऑफ ए बी सी एंड डी योर ऑप्शन इज डी। सर कॉमा do you think Germany wants to fight an other war question mark? फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर क्यों नहीं है, इसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि रेड में मैंने डू से सेंटेंस सर के बाद स्टार्ट किया, वो हेल्पिंग वर्ब है और इसके जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो उसके एंड पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है जी? सर कॉमा जिसको आप मुखातिब करते हैं उसको एड्रेसी कहते हैं, तो अगर जिस बंदे को मुखातिब करें उसका नाम हो या कोई भी उसके लिए वर्ड यूज़ हो तो उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं। सर के बाद उसने कॉमा यूज़ नहीं किया। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? सर कॉमा के बाद डू का डी कैपिटल है, ये स्मॉल होना चाहिए क्योंकि कॉमा के बाद आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं अनलेस एंड अनटिल के वहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन हो, तो सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। तो आपका आंसर हुआ डेल्टा। अब मैं चूँकि रिवीजन एंड टेस्ट सेशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं ये रूल इसके रिवाइज़ कर देता हूँ। देखें, नंबर 1, यूज़ ए कॉमा आफ्टर द एड्रेसी इफ़ इट इज़ एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जैसे कि आपके सेंटेंस में था, एड्रेसी का मतलब जिसको मुखातिब किया गया है। जैसे एग्जांपल दो, मैं अली कॉमा कम हियर, इसमें एड्रेसी जिसको मुखातिब किया गया वो अली है सेंटेंस के स्टार्ट में, इसलिए आपने एक कॉमा लगाया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यूज़ ए कॉमा बिफोर द एड्रेसी। अब आपने जिसको मुखातिब किया है उसके नाम से पहले कॉमा कब लगेगा? इफ़ इट इज़ एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, अगर ये जिसको मुखातिब किया वो सेंटेंस के एंड पर हो। जैसे कि कम हियर अली, अब आपने मुखातिब किया अली को तो अली आपका एड्रेसी है तो इससे पहले कॉमा लगाया। तीसरी बात क्या है जी? तीसरी बात ये है कि यूज़ ए कॉमा बिफोर एंड आफ्टर द एड्रेसी, जिसको आपने मुखातिब किया उसके नाम से पहले और बाद में 2 कॉमाज यूज़ करेंगे। कब? इफ़ इट इज़ इन द मिडल। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू अली कम हियर, यू अली कम हियर। अब इसमें अली को मुखातिब किया, ये दरमियान में आया है तो एक कॉमा आपने अली से पहले लगाया है और एक अली से बाद में लगाया है। तो ये कुछ मैंने रिवीजन दी आपको पंक्चुएशन मार्क कॉमा की। डू नॉट कैपिटलाइज्ड द वर्ड आफ्टर ए कॉमा इफ़ इट इज़ नॉट ए प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ, थर्ड ऑप्शन सी में आपने देखा सर उसके बाद डू का डी कैपिटल कर दिया, तो हम कह रहे हैं कि ये कैपिटलाइज ना करें, इसको स्मॉल लिखें, राइट। हाँ, अगर हो सर अली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू तो फिर अली का ए ला महला कैपिटल ही होना था। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑप्शन ए रीड करता हूँ। नॉमा पुल्ड इट ऑफ, मिसेस स्टुअर्ट विल कॉल यू ऑन एट 8 PM। आपका आंसर इसमें डेल्टा हुआ, नॉमा पुल्ड इट ऑफ। तो जब आपने आगे एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट करने हो, क्वोटेशन देनी हो, तो आप या तो पंक्चुएशन मार्क कॉमा यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच अगर हो तो, और या आप कॉलन यूज़ करते हैं। लेकिन ये रिपोर्टिंग स्पीच ही नहीं है, नॉर्मा सेट थोड़ी है इसमें, तो इसलिए ये एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट करने हैं। आगे क्या लिखा हुआ था, क्वोटेशन आपने लिखनी है, इसलिए पंक्चुएशन मार्क कॉलन यूज़ हुआ है। और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिस्टर का एम कैपिटल है और मिस्टर के बाद अमेरिकन इंग्लिश में डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप आता है, स्टुअर्ट का एस कैपिटल आएगा। विल कॉल यू एट 8 PM, पी कैपिटल और फिर फुल स्टॉप, एम कैपिटल, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है जी? तो उसके बाद पंक्चुएशन मार्क नॉमा पुल्ड इट ऑफ के बाद कॉलन नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। और सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है जी? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिस्टर का एम कैपिटल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पी एम का जो एम के बाद जो फुल स्टॉप लगाना है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर गया हुआ, वो इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी देखेंगे क्यों रॉन्ग है जी? नॉमा पुल्ड इट ऑफ, तो यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क हमारे पास कॉलन होना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग है। दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिस्टर का एम कैपिटल होना चाहिए था, इस वजह से भी रॉन्ग है। तो ये 4 ऑप्शन में से डेल्टा आंसर हुआ। कुछ इजाफी बातें, चूँकि रिवीजन एंड टेस्ट सेशन है इसलिए पहली बात यह है कि वी स्टार्ट a question with a punctuation mark, we start
ए क्वोटेशन, क्वेश्चन मार्क नहीं, वी स्टार्ट ए क्वोटेशन, जैसे मिस्टर स्टूवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, ये एक क्वोटेशन है। तो स्टार्ट जिससे पहले आपने पंक्चुएशन मार्क कॉलन करना, जैसे कि आप ऐसे लिखते हुए लिखते हैं ना, किसी बंदे का नाम लिखते हैं कि उसने सच उसने बड़ा ये बात कही, सच ये बात उसने कही के बाद आप कॉलन लगा के उसके बाद यूज़ कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन दी इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपने जो भी बात कोट करनी है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। थर्ड पॉइंट क्या है जी? थर्ड पॉइंट ये है, द एंडिंग पंक्चुएशन मार्क शुड बी विद इन दी इन्वर्टेड कॉमास। जैसे 8 PM का एम का जो फुल स्टॉप है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना चाहिए था। ये आपको कुछ रिवीजन दी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन है, इट वॉन्ट डू मिस्टर चिपिंग। आंसर आपका हुआ जी डेल्टा। बात ये है, इट वॉन्ट डू ये एक क्लॉज है, यानी इससे काम नहीं चलेगा मिस्टर चिपिंग। मुखातिब किया है मिस्टर चिपिंग को, तो जिसको मुखातिब किया जाए उसे एड्रेसी कहते हैं। तो अगर एड्रेसी सेंटेंस के एंड पर आए तो उससे पहले कॉमा आता है, ये बात हम करके आ चुके हैं, दोबारा भी करेंगे। आंसर डेल्टा है। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? वुड नॉट, वॉन्ट, ये इसकी अपॉस्ट्रफी गलत जगहों पे लगी हुई है, और ऐसे ही सेकंड ऑप्शन बी में है, और ऐसे ही थर्ड ऑप्शन सी में है। फर्स्ट ऑप्शन ए में कॉलन लगा हुआ ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मिस्टर चिपिंग कोई कोटेशन नहीं है, इसलिए कॉलन नहीं आ सकता। रिवीजन दे दूं आपको पंक्चुएशन मार्क पे, कॉमा पे दोबारा, कि अ कॉमा इज़ यूज्ड बिफोर द एड्रेसी व्हेन इट इज़ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एड्रेसी क्या है? मिस्टर चिपिंग, जिसको मुखातिब किया गया। कहाँ है? सेंटेंस के एंड पर। इसलिए हमने कहा कि डी में उससे पहले आप पंक्चुएशन मार्क कॉमा लगाएंगे। नंबर 1। Number 2. In American English, we use a full stop after the word like Mr., Doctor, etc. Number 3. An apostrophe is used for contraction, जैसे will not का won't करते हैं तो फिर उसको WON apostrophe और T यूज़ करते हैं when some letter has been omitted। तो इस तरह से आपने ये देखा। एक और बात देखें, इट वॉन्ट डू ये एक क्लॉज है और मिस्टर चिपिंग ये एक फ्रेज़ है। एक क्लॉज को एक फ्रेज से सेपरेट करने के लिए भी कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ अप टू डेट। अप टू डेट ये एक कंपाउंड वर्ड है, इनमें आपके बाद भी हाइफन लगेगी और डेट से पहले भी, यानी कि टू से पहले और बाद में हाइफन लगेगी। ही इज़ अप टू डेट, इज़ का आई उड़ाया तो अपॉस्ट्रोफी लगा दी और एस लगा दिया। ही इज़ है बेसिकली, ही इज़ अप टू डेट विद ऑल हिज इंजेक्शंस। इंजेक्शंस मीन इरादे, अज़ाइम। ही इज़ेंट, तो आपका आंसर हुआ फोर्थ ऑप्शन डी। बात यह है कि एक स्टेटमेंट है, ही इज़ अप टू डेट विद ऑल हिज इंजेक्शंस, और ये एक सेंटेंस है। एक स्टेटमेंट को ख़त्म करने के बाद जब आपने उसके बारे में एक छोटा सा सवाल करना है, उसे टैग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे इज़ेंट ही, है ना, तो इस तरह से आंसर आपका डेल्टा हुआ। तो ये टैग क्वेश्चन कहते हैं, जो कि सेंटेंस के एंड पर छोटा सा क्वेश्चन लगा दें। मैं इसको रिपीट करूँगा नीचे नोट्स में, फ़िलहाल आपको आंसर जस्टिफाई करके देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ही इज़ेंट दो वजह से रॉन्ग है फर्स्ट ऑप्शन ए में। एक तो स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होना चाहिए था, इज़ेंट से होना चाहिए था, इज़ेंट ही, और दूसरा टैग क्वेश्चन के एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आता, जैसे कि ए ऑप्शन में आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इस वजह से रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है जी? हमने कहा कि टैग क्वेश्चन कॉमा से सेपरेट होता है, कॉमा इज़ेंट ही होना चाहिए था, उसने सेमीकोलन लगा दिया, इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है जी? इज़ेंट ही, इसके बाद क्वेश्चन मार्क मिसिंग है। इन बातों को रिपीट करता हूँ। नंबर 1 कि सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस दैट कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे ही इज़ अप टू डेट विद ऑल हिज इंजेक्शंस, ये एक सेंटेंस है और इसके एंड पे आपने कह दिया इज़ेंट ही, तो ये टैग क्वेश्चन हो गया। पहली बात तो आपको क्वेश्चन टैग बताया। दूसरी बात, क्वेश्चन टैग्स बिगिन विद सम हेल्पिंग वर्ब एंड एट ए क्वेश्चन वर्क। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग किया, और एंड क्वेश्चन मार्क पे होना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए और थर्ड ऑप्शन सी फिर दोबारा रॉन्ग किया। अगली बात ये बताइए कि दीज क्वेश्चंस आर सेपरेटेड फ्रॉम दी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? ही इज़ अप टू डेट विद ऑल हिज इंजेक्शंस, और इसके बाद कॉमा लगाया। तो आपने कहा कि स्टेटमेंट से
टैग क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए कॉम आता है। एक बात, एडिशनल बात याद रखिएगा, ही इज़ अप टू डेट विद ऑल हिज इंजेक्शन, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो टैग क्वेश्चन आया इजेंट ही नेगेटिव के साथ। अगर स्टेटमेंट हो ही इजेंट, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाए तो आगे फिर पॉजिटिव आएगा। कैसे? डी ऑप्शन कैसे बनता फिर? ही इजेंट अप टू डेट विद ऑल हिज इंजेक्शन, इज़ ही, फिर ऐसे आना था। तीसरी बात ये है कि डी ऑप्शन को बता रहा हूँ, कभी भी जो पहली स्टेटमेंट है टैग क्वेश्चन में, जैसे ही इज़ अप टू डेट विद ऑल हिज इंजेक्शन, ये कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकती। मतलब ये सेंटेंस कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। इज़ ही अप टू डेट, ये कभी भी टैग क्वेश्चन से पहले वाली स्टेटमेंट कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकती। तो ये कुछ आपको रिवीजन दी। और ये बात आपको बता दी कि इफ़ द फर्स्ट part is positive, question tag will be negative, and if the first part is negative, the question will be positive. ये बात हम बात कर चुके हैं। Question number 5, these are my favorite foods. फूड्स का मतलब यहाँ पर आइटम्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आमतौर पे फूड की प्लूरल फूड्स नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है। चॉकलेट केक 1, स्पैगेटी 2, एंड आर्टिचोक्स 3 चीज़ें हैं भाई आपके पास। तो ये तीनों आइटम्स हैं ये, तो आपने जब डिटेल देनी हो, डिटेल के लिए आप पंक्चुएशन मार्क कॉलन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। दीज आर माय फेवरेट फूड्स, कॉलन आ गया। तो उसके बाद दूसरी बात ये है कि कॉलन के बाद अब ये चॉकलेट केक्स, स्पैगेटीज़ वगैरह ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, कोई पूरे पूरे सेंटेंस नहीं है, इसलिए में हर एक का फर्स्ट लेटर स्मॉल ही आएगा। ए ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी इसी वजह से रॉन्ग है, और डी ऑप्शन भी इसी वजह से रॉन्ग है कि स्पैगेटी का एस कैपिटल कर दिया। अच्छा, स्पैगेटी के बारे में एक और बात बता दूं कि स्पैगेटीज़ नहीं होता, इसकी प्लूरल नहीं होती, जैसे एयरक्राफ्ट की प्लूरल नहीं होती। इसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आंसर तो हो गया बीटा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या यूज़ ए सेमी कॉलन टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, जैसे चॉकलेट केक, स्पैगेटीज़ वगैरह ये लिस्ट ऑफ आइटम थी, तो इससे पहले आपने कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ द लिस्ट कंप्राइजेज वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसे चॉकलेट केक, स्पैगेटी, ये सेंटेंसेस नहीं हैं, तो फिर आपने क्या करना है, डू नॉट कैपिटलाइज दैम, तो इनके कैपिटल में ना लिखें इनको, राइट। इस बेसिस पे आपने सारे ऑप्शन बाकी रॉन्ग किए थे। तीसरी बात क्या है, इफ़ देयर इज़ अ कोटेशन ऑफ आफ्टर ए कॉलन, अगर एक कोटेशन है, पूरा सेंटेंस है, क्लॉज है, तो स्टार्ट दैट क्लॉज विद ए कैपिटल लेटर, राइट। फॉर एग्जांपल, कायद आज़म राइटली सेड कॉलन, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, अब एम कैपिटल लिखेंगे फुल स्टॉप के साथ। Question number 6, her breaths however were coming faster and faster. आंसर आपका हुआ जी बीटा, her breaths however। अब her breaths एक जुमला नहीं है, ये एक वर्ड या फ्रेजेस हैं। अगर फ्रेज के बाद आपने however यूज़ करना है तो इसको 2 लगाने हैं कामास, एक पहले however से और एक बाद में। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, उसने इसको सेमी कॉलन लगाया है हावेवर से पहले और बाद में कॉमा। ये तो उस वक़्त लगता है जब हावेवर से पहले भी एक पूरा सेंटेंस हो, ही हैड वर्कड हार्ड, सेमी कॉलन, हावेवर ही कुड नॉट पास, तो फिर आना था। तो अगर 2 हावेवर्स के लेफ़्ट राइट पर 2 क्लॉजेज हों, पूरे जुमले हों, फिर हावेवर से पहले सेमी कॉलन और बाद में कॉमा आता है, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, हर ब्रेथ हावेवर, इससे ना पहले कॉमा लगाया, हावेवर से ना पहले बाद में लगाया, इसलिए रॉन्ग है। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, पहले तो लगा दिया हावेवर से पहले कॉमा, लेकिन बाद में नहीं लगाया। आंसर आपका हो गया बीटा। मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ। नंबर 1, बेटा पहली बात तो ये है कि यूज़ 1 कॉमा बिफोर एंड आफ्टर हावेवर, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ए में है। कब, इफ़ इट इज़ रिटन आफ्टर ए वर्ड और ए फ्रेज, हर ब्रेथ्स ये एक फ्रेज़ है, अगर ये एक फ्रेज़ के बाद लिखा हो तो हावेवर या देयरफॉर वगैरह से पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा। दूसरा पॉइंट, यूज़ ओनली 1 कॉमा आफ्टर हावेवर,
कब, इफ़ इट इज़ रिटन एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अगर ये यूँ होता हावेवर कॉमा हिज ब्रेथ्स वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, तो फिर सिर्फ एक कॉमा आना था हावेवर के बाद। तीसरी बात, यूज़ ए सेमी कॉलन बिफोर एंड ए कॉमा आफ्टर हावेवर या देयरफॉर से पहले सेमी कॉलन और बाद में कॉमा यूज़ करेंगे कब, व्हेन इट इज़ यूज्ड बिटवीन टू क्लॉजेज। अगर पहले भी एक पूरा जुमला है और बाद में भी एक पूरा जुमला है, फिर दो सेंटेंसेस के दरमियान हावेवर या देयरफॉर वगैरह आएँ तो इनको कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं और इनको पंक्चुएट करने का स्टाइल ये होगा कि इनसे पहले सेमी कॉलन और इनके बाद कॉमा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, Helen had always been one of those happy, confident, busy candidates. Candidates नाउन है, एक नाउन से पहले आने वाली अगर एक जैसी एडजेक्टिव्स हों, एक ही टाइप की हों, जैसे मेंटल कंडीशन को शो करती हैं हैप्पी, कॉन्फिडेंट, बिजी, तो आप उनके दरमियान में कॉमा भी लगा सकते हैं, आप उनके दरमियान में एंड भी लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। पी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, इनके दरमियान में ना कॉमा लगाया, पहली दो के दरमियान हैप्पी और कॉन्फिडेंट, लास्ट वाले के दरमियान में एंड लगा दिया। तो अगर ये यूँ होता ना बी ऑप्शन में हैप्पी कॉमा कॉन्फिडेंट एंड बिजी, तो ये तब भी ठीक था और एंड ना लगाएं जैसे आपने पहले कहा है। ए ऑप्शन में हैप्पी कॉन्फिडेंट कॉमा बिजी कैंडिडेट्स, वो भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है जी, इनमें कॉमा नहीं लगाया, और डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, इनमें भी कॉमा नहीं लगाया। मैं इस रूल को रिवाइज करता हूँ। कॉमा इज़ यूज्ड to separate the adjectives of the same kinds। ये हैप्पी, कॉन्फिडेंट, बिजी एक जैसी सिफ़ात हैं। अगर एक नाउन्स की एक ही जैसी सिफ़ात हों तो उनके दरमियान में कॉमा आना चाहिए। या यू मे यूज़ कॉमा प्लस एंड बिफोर द लास्ट एडजेक्टिव, जैसे कि बी में किया है, ऑफ द सेम काइंड। तीसरी बात क्या है, डू नॉट यूज़ कॉमा और एंड, ना कॉमा यूज़ करें ना एंड यूज़ करें, किसके साथ, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या है, रिवॉल्विंग और वुडन। रिवॉल्विंग टाइप को शो करती है और वुडन मटेरियल को शो करती है। आप ये नहीं कह सकते आई बॉट ए वुडन कॉमा रिवॉल्विंग चेयर, आप नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते आई बॉट ए वुडन एंड रिवॉल्विंग चेयर, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव ए 2 years old child। बात ये है, डी ऑप्शन इसका आंसर है कि 2 year old चाइल्ड नाउन है, नाउन से पहले जब कंपाउंड वर्ड आ जाएं, कंपाउंड का मतलब जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, जैसे 2 year और ओल्ड, और ख़ास तौर पर जब डिजिट आ जाए तो फिर आप इनमें हाइफन लगाएंगे। 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज होने की सूरत में पहले वाले के बाद भी हाइफन लगेगी और लास्ट वाले से पहले भी लगेगी। आंसर ए हुआ, डेल्टा हुआ। अल्फ़ा आंसर इसलिए रॉन्ग है कि 2 year, बात यह है कि दो हाइफनेटेड वर्ड जैसे 2 और years हैं, अगर हाइफन आ जाए तो हाइफन के बाद वाले वर्ड की प्लूरल नहीं बनती। फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, इनके दरमियान में हाइफन नहीं है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, 2 और years के दरमियान में हाइफन लगी हुई, लेकिन हाइफन के बाद वाला वर्ड years प्लूरल कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कुछ अल्फाज होते हैं जैसे ईयर, डे, मंथ, एट्सेट्रा, अगर ये हाइफन के बाद आएँ तो आप इनकी प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी ईयर है 2 years नहीं कहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंपाउंड फ्रेजेस हैविंग नंबर्स, जैसे ये था 2 year old, ये कंपाउंड फ्रेजेस थी और इनके दरमियान में हाइफन भी था, तो फिर आपने क्या करना है, इनमें नंबर भी था, इसमें क्या करना है, तो आपने कहा कि कंपाउंड फ्रेजेस हैविंग नंबर्स बिफोर नाउन्स, नाउन से पहले अगर नंबर आ जाए, जैसे चाइल्ड नाउन था, तो आपने क्या करना है, इनमें हाइफन लगानी है। तीसरी बात क्या है, आफ्टर ऑल द एंट्रीज बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड आर हाइफनेटेड, यानी कि येयर से पहले भी हाइफन आएगी और येयर के बाद भी हाइफन आएगी। क्वेश्चन नंबर 9, I went to my mother-in-law's house for dinner last night। आंसर आपका चार्ली है। I went to my mother-in-law's, इन-लॉज चाहे मदर एक हों या ज़्यादा हों, इन-लॉ जिस वर्ड में आ गया तो आपने लॉ के साथ जो एस होगा अपॉस्ट्रफी उससे पहले लगानी है। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ए तो रॉन्ग है क्योंकि लॉ के साथ अपॉस्ट्रफी नहीं है, और सेकंड ऑप्शन बी में मदर और मदर्स के साथ अपॉस्ट्रफी नहीं आता, प्लूरल की
अपोस्ट्रोफी नहीं बनाते प्लूरल के साथ, मदर्स की प्लूरल जब बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? तो इंस की अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। अब मैं रूल को रिवाइज करता हूँ कि यूज़ एन अपोस्ट्रोफी विद लॉ, कैसे अल्फाज में? इन कंपाउंड वर्ड्स लाइक मदर इन लॉ, ऐसे में आप लॉ के साथ एस लगाएंगे लेकिन अपोस्ट्रोफी एस से पहले लगाएंगे। दूसरी बात, एन अपोस्ट्रोफी इज़ यूज बिफोर एन एस विद ए सिंगुलर नाउन, जैसे मदर है, ए मदर, तो एक माँ की मोहब्बत कहेंगे तो ए मदर्स लव, अपोस्ट्रोफी एस से पहले आएगी। और दूसरी बात ये बताइए कि अगर ये प्लूरल वर्ड की बतानी हो, एन अपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड आफ्टर एन एस, तो फिर आप एस के बाद लगाएंगे विद प्लूरल वर्ड्स, जैसे कि आर मदर्स लव, हमारी माँओं की मोहब्बत। तो मदर्स प्लूरल ऑलरेडी इसके एंड पर एस है, तो एक इजाफी एस नहीं लगाएंगे बल्कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगा देंगे। सिंगुलर वर्ड हो तो अपोस्ट्रोफी एस से पहले, अगर अपोस्ट्रोफी एस से पहले लगी हुई है तो इसका मतलब है ये सिंगुलर नाउन है, और अपोस्ट्रोफी अगर एस के बाद लगी हुई है तो समझ लेना ये प्लूरल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, दिस बुक इज़ हर्स नॉट योर्स। बता चुका हूँ आपको कि अवर्स, योर्स, देयर्स, योर्स ओबीडियंटली जैसे लिखते हैं, इनके ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं आती। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। अल्फ़ा में हर्स और योर्स के साथ अपोस्ट्रोफी इसलिए रॉन्ग है, बीटा में योर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी इसलिए रॉन्ग है, सीटा में थर्ड ऑप्शन सी, सीटा में इसको कहता हूँ, और हर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी इसलिए रॉन्ग है। रूल को रिवाइज करते हैं। डो नॉट यूज़ एन अपोस्ट्रोफी विद द वर्ड्स लाइक आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, जिस तरह से आप योर्स ओबीडियंटली नहीं कहते, इस तरह से योर्स तो कहते हैं लेकिन योर्स के एस भी लिखते हैं लेकिन उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। यूज़ ए कॉमा टू सेपरेट ए क्लॉज, क्लॉज क्या है? दिस बुक इज़ हर्स, ये पूरा जुमला है, नॉट योर्स ये एक फ्रेज़ है, तो एक क्लॉज को एक फ्रेज से सेपरेट करने के लिए पंक्चुएशन मार्क कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मा सेड, गुड हेवंस, ओ मेरे खुदाया, आई एम रूइंड, मैं तबाह हो गई। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस करना था आपने। फर्स्ट ऑप्शन ए, नॉर्मा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ज़ाहिर है रूइंड जो है इससे पता लगा कि आपको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो है, दैट शी वॉज रूइंड, आंसर हो गया अल्फ़ा। क्योंकि आई और एम, आई को आपने नॉर्मा को शी समझ लेना है, उसकी जगह पर आपने शी यूज़ करना है, एम को आपने वॉज में तब्दील करना है क्योंकि सेड लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। तो सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि हैज़ बीन प्रेजेंट है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि पहला ऐसा था नॉर्मा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड के साथ हैज़ बीन नहीं आ सकता। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि नॉर्मा की जगह उसने आई का आई ही रहने दिया, शी में चेंज नहीं किया, इसलिए रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि आपने आई एम जो है एम वॉज में चेंज होता है, हैड बीन में चेंज नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़े से रूल्स रिवाइज करवा दूं आपको यहाँ पर। नंबर 1, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है? इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में आई है, किसके मुताबिक चेंज होगा? बार वाले हिस्से के सब्जेक्ट नॉर्मा के अकॉर्डिंगली। अब आप आई की जगह नॉर्मा नहीं लिखेंगे बल्कि शी लिखेंगे। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ सम मेल तो आप ही लिख देंगे, और इस केस में नॉर्मा है तो आप शी लिख देंगे। तीसरी बात है, इज़ एम आर अगर हों तो ये चेंज हो जाते हैं वॉज वर्ब में। कब? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड पास्ट टेंस में हो तो। ठीक है, तो आंसर आपका हुआ जी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी नरेशन का है। मोना सेड, सेड है तो फिर ज़ाहिर सी बात है अंदर टेंस चेंज होगा। नंबर 1 मोना है तो इसकी जगह पर आप शी कंसिडर कर लेंगे, आपका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन बी, मोना ग्रीटेड। मोना सेड हेलो, हेलो समीर, गुड मॉर्निंग। तो अगर ये ऐसे भी लिख देते ना, मोना ग्रीटेड समीर, फिर भी ठीक था। मोना ग्रीटेड समीर एंड विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, ये ऐसे भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ए देखिए, दैट नहीं आएगा, इस वजह से रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग है। दैट शी विश्ड टू हिम, ये वैसे रॉन्ग हो गया। क्यों? मोना ग्रीटेड समीर, दैट नहीं आएगा, हम पहले बात कर चुके हैं, इस वजह से रॉन्ग है। मोना ग्रीट्स, ये प्रेजेंट नहीं आ सकता। मोना सेड है तो सेड ग्रीटेड तो आ सकता था, ग्रीट्स नहीं आ सकता। डी ऑप्शन इस वजह से भी रॉन्ग है, और आगे विशेज़ की वजह से भी रॉन्ग है। हम रूल्स रिवाइज करते हैं। दी एड्रेसी, जिसको मुखातिब किया गया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिसको मुखातिब किया जाए वो बाहर वाले हिस्से सेड का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस बात को मैं इंग्लिश में ऐसे कहूँगा, द एड्रेसी यानी कि समीर बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड। अच्छा, दूसरी बात क्या है? हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर चेंज इनटू ग्रेटेड। मैंने कहा था ना, ये इतना भी काफ़ी था, मोना ग्रेटेड समीर।
थर्ड ऑप्शन सी देखिए, तीसरी बात देखिएगा, पास्ट टेंसेस आर यूज्ड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ज़ाहिर है पहले सेड है तो डी में आपने ग्रीड्स कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13, नरेशन चेंज करनी है। द किंग सेड हाउ ब्यूटीफुल हाउ फुलिश ऑफ मी। ज़ाहिर सी बात है इसमें आएगा एतराफ़ जुर्म करना। द किंग कन्फेस्ड विद रिग्रेट, अफसोस भी है उसको, दैट ही वॉज वेरी फुलिश। अब चूंकि सेड है इसलिए वॉज लिखा आपने। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, इज़ लिखा इस वजह से रॉन्ग है। बी ऑप्शन इज़ लिखा इस वजह से रॉन्ग, क्योंकि किंग सेड है ना, पहला ऐसा पास्ट में आ जाए, दूसरा ऐसा लाजमी तौर पर पास्ट में आना चाहिए। द किंग कन्फेस्ड विद रिग्रेट हाउ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हाउ हेलो वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, उसने नहीं किया, रिटेंड किया, इसलिए डेल्टा रॉन्ग हो गया। इस सेंटेंस के कुछ थोड़े से रूल्स रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस, जैसे कि द किंग सेड है, तो फिर क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑल्सो इन द पास्ट। फिर आप कहेंगे दैट ही वॉज कहेंगे, इज़ नहीं कहेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या है, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन लाइक हाउ या व्हाट आ, ये जो हैं क्या होते हैं, आर रिमूव्ड, ख़त्म हो जाते हैं इन इनडायरेक्ट नरेशन। तीसरी बात क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो सेंटेंस के एंड पर होता है, याद रखिएगा जिस तरह से तमाम दरिया एक समंदर में गिरते हैं, इसी तरीके से डायरेक्ट नरेशन के जितने भी पंक्चुएशन मार्क है, यानी क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप में चेंज हो जाते हैं। इसको मैंने लास्ट लाइन में यूँ कहा, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क आर चेंज इनटू अ फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिड दिस। अब आपने इनका पैसिव वॉइस बनाना है। आपको पता है हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाय हुम में चेंज हो जाता है। 2-3 बातें याद रखिएगा। वो परिंदे जो आँख रखते हैं सबसे पहले असीर होते हैं। जिन परिंदों को नज़र आता है कैद में, जाल में, भी वही फंसते हैं। जिन बच्चों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आते हैं, एक्टिव पैसिव गलतियाँ भी वही करते हैं। क्योंकि अभी मैंने पिछले सेंटेंस में कहा आपको तमाम पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होंगे। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव रहेगा, नंबर 3। एक्टिव वॉइस में अगर पास्ट इंडेफिनिट है, हु डिड दिस, तो पैसिव वॉइस में भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा कि एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डिड चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में। तो अब आपको 2 बातें पता लगी, बाई चेंज हो गया, हु चेंज हो गया बाई हुम में, और वॉज दिस डन, आंसर हो गया बीटा। फर्स्ट ऑप्शन देखें, हु हैड डन दिस। हमने कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐसा चेंज करते हैं, डिड को हैड डन में, और पैसिव वॉइस में नहीं करते। ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, हैड बीन की वजह से रॉन्ग है, और डी ऑप्शन उसने हु को बाय हु में चेंज नहीं किया। थोड़ी सी रिवीजन दे दूं आपको कि इस रूल में हमने क्या किया है, सेंटेंस में हु को चेंज किया है बाय हुम में, हु इज चेंज इनटू बाय हुम, और दूसरा पॉइंट क्या बताया, इंपेरेटिव स्ट्रक्चर। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वॉज और दिस, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, दिस सब्जेक्ट है, दिस वॉज डन नहीं आएगा, वॉज दिस डन आएगा। तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रिमेन्स सेम विद दी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क भी एंड पर आएगा। तीसरी बात ये बताया कि डिड एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस वही रहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। डिड की बजाय डिड ऑफ एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब डिड को आप चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस के वॉज वर्ब में। ये मैंने तीसरी बात बताई। क्वेश्चन नंबर 15, ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। याद रखिएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो इजाफा हो जाता है। एक इजाफा बी का होता है, एक बीन का होता है, एक बीइंग का होता है, और एक बाय का होता है। 4 इजाफा, यानी विल शैल है तो शैल भी, विल भी, कैन बी, कुड बी, शुड बी हो गया। और बीन किस में होगा, हैज़ बीन, हैव बीन। हैड हो तो हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। बी हो गया, बीन होगा, बीइंग। इज एम आर है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वॉज वर है तो वॉज बीइंग, वर बीइंग। तो ये बी, बीन और बीइंग का इजाफा हो जाता है, और चौथा जो है बाय का इजाफा। तो बहरहाल जी, ही विल फिनिश, विल बी फिनिश्ड। आंसर आपका अल्फा हुआ। बीटा क्यों रॉन्ग है, विल बी फिनिश्ड नहीं है। चार्ली क्यों रॉन्ग है, विल बी फिनिश्ड नहीं है, क्योंकि बी का इजाफा होना है, विल वुड में चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है, जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ। डेल्टा ऑप्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की वजह से गलत हो सकता था और हो गया। अब इसके कुछ रूल रिवाइज कर देते हैं। नंबर 1, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू विल बी के इजाफे के साथ। लेकिन आपको पता है कि एक कांस्टेंट बात है कि पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जिस तरह से द वर्क है,
ही विल फिनिश है, ही सब्जेक्ट है, तो ये चेंज हो जाएगा बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और वो हो जाएगा हिम, बाय हिम में चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। और तीसरी बात ये है, नोट कर लें कि द बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस यानी कि बाय हिम वाला ऐसा ना भी करें तब भी ठीक है। इस हिस्से को बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस पार्ट इन पैसिव वॉइस कैन बी मिस्ड लेफ्ट, इसको छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। अब आपने देखा कि योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, वाई का वाई ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, डिड वॉज वर में चेंज हो जाएगा, पिछले सेंटेंस में भी किया है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेज में भी, एक्टिव से पैसिव में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही दो आते हैं, क्योंकि इनके अंदर चेंजेस काफ़ी सारी होती हैं। तो वाई वॉज सच ए लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, आपने वाई का वाई रखा और आपने देखा एक्टिव वॉइस में डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस में आपने वॉज कर दिया। वॉज क्यों कर दिया, वर क्यों नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट आखिर वाला वर्ड था ना सच ए लेटर, उसको शुरू में लेकर आओगे तो सच ए लेटर के साथ वॉज आता है। लेकिन सच ए लेटर वॉज नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव बरकरार रखेंगे, वॉज सच अ लेटर। वर्ब के थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे, बाय के बाद आप योर ब्रदर वाला हिस्सा छोड़ भी सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है जी, बीन की वजह से रॉन्ग है, और सेकंड ऑप्शन बी क्या है, हैड बीन की वजह से रॉन्ग है, हमने टेंस चेंज नहीं करना। थर्ड ऑप्शन सी भी टेंस चेंज कर दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। वाई और दूसरी वाई सच ए लेटर वॉज, वाई वॉज सच ए लेटर, यानी सवालिया बनावट को सादा कर दिए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं ये हरकत तो हम, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग हुआ जी। कुछ रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर 1, ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स एक्सेप्ट हु बाय हुम में चेंज होता है, अदरवाइज जितने भी आपके पास हैं, विच है, वाई है, ये अनचेंज रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ही रहेगा। फ़र्क ये पड़ेगा, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डिड जो है, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब से चेंज हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि डिड ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू वॉज वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब्स की चेंज बताई। क्वेश्चन नंबर 17, अब आपने क्या करना है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। न्यूसेंस, न्यूसेंस कहते हैं जी इरिटेशन को, झुंझलाहट को, ठीक है, तकलीफ़ को। स्कर्च, आंसर इस चार्ली। शॉर्ट लिस्टेड सिनोनिम में ज़रूर याद रखिएगा, बेन लानत को कहते हैं, मैनस तबाही को कहते हैं, टॉर्मेंट तकलीफ़ को कहते हैं, ब्लिस खुशी को कहते हैं, एक्सटेसी हैप्पीनेस और हारमनी, हारमनी हम आहंगी, हैप्पीनेस खुशी, एक्सटेसी वजद सुरूद कैफियत, बून बख्शिश को कहते हैं, फ़ायदों कहते हैं, बेनिफिट हेल्प और ब्लेसिंग। इनोवेशन नई चीज़ को कहते हैं, नोवेल्टी, रेवोल्यूशनरी और मॉडर्निज्म। और आपने पंक्चुएशन बताना है, इसका पंक्चुएशन की पंक्चुएशन और आंसर आपका हुआ डेल्टा। इस तरह से आपके क्वार्टर 3 की डिस्कशन मैंने अपलोड कर दी है, थोड़ी सी देर हो गई, उसकी माजरत, उसके लिए ज़ाहिर कोई ना कोई वजह भी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर दिया करें, और अगर आपके जानने वाले हैं और आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी करें। और अगले FLP 4 क्वार्टर जो है उसकी डिस्कशन तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।